आपकी छोटी सी गलती फार्म भरते हुए आपका नॉमिनेशन खारिज कर देती है। और चुनाव आयोग की टर्म कंडीशंस है किसी भी उम्मीदवार के लिए, पार्टी के उम्मीदवार के लिए क्या है, निर्दलीय के लिए क्या है। फार्म भरने के लिए 25 साल की कम से कम उम्र होनी चाहिए। उसमें वो क्या गलती ऐसी न करे जिससे उनका फार्म रिजेक्ट हो जाए। कोई व्यक्ति जिसको 2 साल से ज्यादा की सजा हो रखी है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। पंचायत इलेक्शन में कुछ अलग कंडीशंस थी कि डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, बिजली का बिल क्लियर होना चाहिए, बैंक का ये होना चाहिए। पंचायत चुनाव में जो कंडीशन थी वो सिर्फ पंचायत चुनाव के लिए थी, ना ही तो कोई शिक्षा की शर्त है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। व्यक्ति बैंक का या विधानसभा का या किसी भी चीज का अगर कोई डिफॉल्टर है तो वो भी चुनाव लड़ सकता है। बिजली बोर्ड। दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान एडवोकेट विक्रम मित्तल हिसार है। इससे पहले अलग अलग विषय पे हम इनसे बातचीत करते रहे ही। अभी हरियाणा में विधानसभा का इलेक्शन है भी विधानसभा का, और 5 सितंबर से फार्म उम्मीदवार भरने शुरू कर देंगे, नॉमिनेशन शुरू कर देंगे। उसमें वो क्या गलती ऐसी न करे जिससे उनका फार्म रिजेक्ट हो जाए, और क्या चुनाव आयोग की टर्म कंडीशंस है किसी भी उम्मीदवार के लिए, पार्टी के उम्मीदवार के लिए क्या है, निर्दलीय के लिए क्या है, कि वो गलतियां न करें और उनका ध्यान रखें। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या क्या ये जो भी चुनाव है 5 सितंबर का, पंचायत के इलेक्शन में टर्म कंडीशन क्या थी वो हमने बातचीत की है, अभी टर्म कंडीशंस क्या है? देखिए, अभी इलेक्शन हरियाणा के अंदर डिक्लेयर हो चुका है। 1 अक्टूबर को चुनाव होगा और उस 1 अक्टूबर से पहले 5 सितंबर से फार्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 12 सितंबर तक फार्म भरे जाएंगे। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है, अगर उसको फार्म की जरूरत है तो फार्म जो भी उसका निर्वाचन अधिकारी है, जहां भी उसके फार्म भरे जाएंगे वहां से वो फार्म ले सकता है ऑफलाइन। और अगर ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे फार्म अवेलेबल है, वहां से भी वो डाउनलोड कर सकता है। और फार्म जो भरना है वो आपका जो भी कंसर्न्ड जो हल्का होगा, जैसे हिसार की बात करें तो हांसी में भी भरे जाएंगे, नरनौंद में भी भरे जाएंगे, बरवाड़ा में भी भरे जाएंगे और हिसार में भी भरे जाएंगे। तो वहां जहां भी आपका स्थान है वहां जाके आप फार्म जमा करवा सकते हो। एक तो ये बात है। और दूसरी बात, फार्म भरने के लिए 25 साल की कम से कम उम्र होनी चाहिए। 25 साल से ज्यादा का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि फार्म भरने के लिए हमारे को जो दूसरी कंडीशन है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको 2 साल से ज्यादा की सजा हो रखी है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। एक उम्र का ध्यान रखना है, एक केस का ध्यान रखना है, इसके अलावा आपकी और कोई कंडीशन नहीं है। ये जो सजा का मसला है और उम्र का है, उम्र की काउंटिंग कब तक की जाएगी? 25 जिस दिन आप फार्म भरेंगे या 5 सितंबर से पहले आपकी जो उम्र है वो 25 साल पूरी। और सजा का क्या है कि मान लो सेशन ने सजा कर दी 2 साल की, हाई कोर्ट में उसने सटे की हुई है और केस वहां चल रहा है, तो सजा मानी जाएगी? सजा मानी जाएगी। और वो सजा जो है ना, 2 साल की अगर सजा है तो से ऊपर की सजा है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। बाकी केस टू केस वो चेक करना पड़ेगा क्या मामला है क्या नहीं है, क्या किसी कोई केस पे कोर्ट ने, किसी ऊपर वाली कोर्ट ने क्या कह रखा है, वो उस पर डिपेंड करेगा। और पुलिस वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी इसको? कोई पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की, कोई थानों में और में धक्के खाने की जरूरत नहीं। वकील साहब, पंचायत इलेक्शन में कुछ अलग कंडीशंस थी कि डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, बिजली का बिल क्लियर होना चाहिए, बैंक का ये होना चाहिए, बहुत कुछ चीजें उसमें कंडीशंस थी, एजुकेशन की कंडीशन थी। तो विधानसभा में क्या वो कंडीशंस है या उससे कोई अलग है? देखो, पंचायत चुनाव में जो कंडीशन थी वो सिर्फ पंचायत चुनाव के लिए थे। विधानसभा के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, ना ही तो कोई शिक्षा की शर्त है। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, नंबर 1। कोई भी व्यक्ति बैंक का या विधानसभा का या किसी भी चीज का अगर कोई डिफॉल्टर है तो वो भी चुनाव लड़ सकता है। बिजली बोर्ड का डिफॉल्टर है तो भी चुनाव लड़ सकता है। आपके ऊपर केस चल रहे हैं तो भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी कोई शर्त इन चुनावों के अंदर नहीं है। और जहां तक बाकी बातें हैं कि वो फार्म भरना जो है वो थोड़ा सा लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं कि फार्म भरने का, बहुत से तो उनका फार्म कैंसिल इसलिए हो जाता है कि फार्म में कुछ गलतियां हैं। देखो, फार्म का जो है ना एक हवा ज्यादा है, खौफ ज्यादा बनाया हुआ है और हर आदमी को ये लगता है कि उसने लाखों रुपए पहले खर्च किए हुए हैं और तैयारी कर रखी है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। अदरवाइज फार्म कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान फार्म है। कोई भी कॉमन आदमी, आम आदमी, पढ़ा लिखा उसको भर सकता है।
और फार्म भरने के लिए 2-3 चीजें हैं जो ध्यान रखने की हैं। एक तो कोई भी कॉलम आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है। आपको अगर कोई जानकारी आपके संबंधित नहीं है तो नो लिखो, नोट एप्लीकेबल लिखो। खाली अगर छोड़ोगे तो नुकसान हो सकता है। नंबर 2, प्रपोजर जो है वो आपके प्रॉपर हों और वो हल्के के अंदर के हों। ये 2 जरूरी शर्तें हैं। ये प्रपोजर क्या है? प्रपोजर होता है कि कोई भी कैंडिडेट को चुनाव लड़वाने के लिए एक प्रस्तावक होता है कि वो ये कहेगा कि मैं मेरी तरफ से इसको चुनाव लड़वाना चाहता हूं। जो वोटर है, जो वोटर। प्रपोजर जो है वो हल्के के अंदर का व्यक्ति होगा। कोई भी व्यक्ति जो हल्के के अंदर का है और जो पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है उसको एक प्रस्तावक चाहिए और जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है उसको 10 प्रस्तावक चाहिए। अगर किसी के 10 की बजाय 9 हैं, 8 हैं तो वो फार्म कैंसिल होगा ही होगा। पार्टी की क्या डेफिनेशन है? क्योंकि कुछ पार्टी की डेफिनेशन है जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो राज्य की पार्टियां हैं या कोई भी रिकॉग्नाइज पार्टी, वो पार्टी जो है वो एक प्रस्तावक चाहिएगा। अगर कोई ऐसी पार्टी है जो रिकॉग्नाइज नहीं है चुनाव आयोग से, उसको भी 10 प्रपोजर ही चाहिए। उसको 10 चाहिए। 10 चाहिए। हाँ, और उस 10 प्रपोजर वो भी हल्के के अंदर के ही हो। हल्के से बाहर का कोई भी व्यक्ति प्रपोजर नहीं हो सकता। हाँ, हल्के से बाहर का व्यक्ति कैंडिडेट हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए उसको ये है कि आपको सर्टिफाइड कॉपी लेके आनी पड़ेगी कि आप मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र का यहाँ आके चुनाव लड़ना चाहता है तो कुरुक्षेत्र के इलेक्शन कमीशन से, वहां जो चुनाव कार्यालय है वहां से वो अपने वोट की सर्टिफाइड कॉपी लेके आएगा। ये जिले का मसला है या जिले के अंदर भी ऐसा होगा? मान लो आशी का कोई व्यक्ति नलवा से इलेक्शन लड़ना चाहता है, हाँ, तो उसको भी लेके आना, सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। बिल्कुल सर्टिफाइड कॉपी लेके आनी पड़ेगी। खासतौर पर कई बार क्या होता है कि जो कुछ रिजर्व सीट है, जैसे उकलाना एक रिजर्व सीट है, वहां के जो अनरिजर्व जो लोग है वो दूसरे हलकों में आके चुनाव लड़ते हैं, तो वो उकलाना के बारे में सर्टिफाइड कॉपी वो अपने हलके से लेके आएंगे। तो सर्टिफाइड कॉपी लेके आनी पड़ती है। और दूसरा जो है कि आपको फार्म भरने के लिए एक एफिडेविट साथ लगेगा। उस एफिडेविट में सबसे पहले तो आपका जो वोट है, जहां का भी वोट है, अगर आप हलके के अंदर भी हैं तो आपका वोट का सीरियल नंबर और भाग संख्या, बूथ नंबर जिसको बोलते हैं, वो आपको रखना है। यानी कि जहां आपका वोट है उस पेज की आप फोटो खींचो, उसके अंदर सारी डिटेल आ जाएंगी। फिर आपका सोशल मीडिया की जो जानकारी है वो आपको देनी पड़ेगी। आपका फेसबुक है, ट्विटर है, आपका व्हाट्सएप है, आपका यूट्यूब है, यूट्यूब पे कोई चैनल है, फेसबुक पे कोई पेज है, कोई टेलीग्राम है, कोई सिग्नल है, कोई भी सोशल मीडिया का ऐसा कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उसकी सारी जानकारी वो उसके अंदर एफिडेविट। अगर वो नहीं दे पाता है तो मतलब कि कई बार हम क्या करते हैं कि वो ट्रेस ना हो इस चक्कर में नहीं देते। और अगर वो इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से ट्रेस करता है और उसके ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही होती है फिर वो आपके उसमें खर्चे में भी काउंट होती है, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना, उस पे जो कंटेंट डाला गया है वो कंटेंट आपके खाते में आएगा। अगर उसमें आपने कोई ऐसा कंटेंट डाल दिया जिसमें जाति की, धर्म के या ऐसी कोई आचार संहिता का उल्लंघन है तो वो आपके ऊपर एक एक्शन होता है। इसके अलावा फिर आपके जो भी आपके खुद के, आपकी पत्नी के, बच्चों के, माँ बाप के या जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनके जो है ना आपको पैन कार्ड अगर हैं तो वो जानकारी देनी है। और अगर ये लोग ITR भरते हैं तो ITR की 5 साल की ITR का रिकॉर्ड आपको उसके अंदर देना है। इसके अलावा बैंक खातों की डिटेल, जितने भी आपके बैंक खाते हैं उनकी टोटल डिटेल जो है ना उसके अंदर भरनी है। और एक बैंक खाता अलग से भी खुलवाना पड़ेगा, सिर्फ इलेक्शन लड़ने, इलेक्शन के लिए अलग से बैंक अकाउंट, इलेक्शन के लिए अलग, पुराने हो नहीं चलेंगे, वो नहीं चलेंगे। अलग से नया बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा, उसी में आपको पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, उसी के बैंक खाते से आपको खर्च करना पड़ेगा। ये विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। और इसके अलावा तो आपकी कोई LIC है और आपकी कोई FD है, वो उसके अंदर डिटेल भरनी पड़ेगी। आपने कोई व्हीकल ले रखा है, उस स्कूटर, गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई बड़ा व्हीकल भी है तो उसकी गाड़ी का नंबर, उसके क्या कौन सा मॉडल है, वो सारी चीज उसके अंदर भरनी पड़ती है। आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, बॉन्ड ले रखे हैं, वो जानकारी उसके अंदर भरनी पड़ती है। और इसके अलावा फिर आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी में आपकी कोई दुकान है, कोई मकान है, कोई आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, वो कहाँ सिचुएटेड है वो जानकारी देनी है। फिर उसमें क्या खेवट नंबर, कोई मकान नंबर, दुकान नंबर, वो सारी डिटेल ये एफिडेविट के अंदर देना पड़ेगा, एफिडेविट के अंदर देना पड़ेगा। और
इसके साथ साथ आपने अगर लोन ले रखा है, कोई किसी ने केसीसी ले रखा है, किसी ने होम लोन ले रखा है, किसी ने कोई कार लोन ले रखा है या कोई और बिजनेस का लोन ले रखा है, वो सारी जानकारी आपको उसके अंदर देनी पड़ती है। और अगर कोई गवर्नमेंट का अकोमोडेशन, गवर्नमेंट के आवास का यूज कर रहा हो, कोई क्वार्टरों में रह रहा हो, या कोई विधानसभा के हिसाब से कोई जो मंत्रियों को कोठी मिलती है, विधायकों को मिलते हैं, अगर ऐसा कुछ मिलता है, अगर वो ले रखा है तो वहां से आपको नो ड्यूज लेके आना पड़ेगा, बिजली का, पानी। मेरा एक सवाल है, बहुत लोग जो चुनाव की निर्दलीय खासकर वो डर जाते हैं कि हमें अगर कहीं डिफाल्टर है, कहीं लोन ले रखा है और डिफाल्टर हो चुके हैं, तो वो डर जाते हैं कि कभी ये जानकारी दे और हमारा नॉमिनेशन। नहीं, नॉमिनेशन जो जानकारी आप एफिडेविट में दे रहे हैं उसके हिसाब से आपके नॉमिनेशन फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एफिडेविट में जो भी जानकारी देंगे वो आपकी जानकारी है, उससे उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वो मतलब मैंडेटरी देनी चाहिए? हाँ, देनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो समस्या आ सकती है? नहीं, समस्या कुछ नहीं आएगी। अगर नहीं देंगे तो भी कोई फॉर्म पे कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, भविष्य में आपके ऊपर एक ये है कि वो आपका एक रिकॉर्ड बनेगा, वो सारी उम्र के लिए रहेगा। अगर आपने वो जानकारी नहीं दी या कोई ऐसी गलत दे दी तो कभी भी कोई आदमी आपके ऊपर इसके बारे में कुछ कर सकता है। फॉर्म कैंसिल नहीं होगा उसकी वजह से। भविष्य में समस्या आ सकती है। समस्या, मान लो विधायक बन गया, विधायक बनने के बाद कोई एप्लीकेशन लगा वो चैलेंज करना चाहे तो भाई ये 5 एकड़ जमीन अलग से पड़ी है, गलत जानकारी अगर कोई है तो उसके बारे में कह सकता है। जैसे जो ये बहुत से कैंडिडेट के बारे में ये कहते हैं कि भाई इसने पिछली बार बीए भरी थी, अब +2 भर दी, तो वो जो जानकारी है वो उनके नॉमिनेशन के एफिडेविट से मिली है। खासतौर पे जो बहुत से बीजेपी के लोगों के आए पिछले दिनों की, इन्होंने क्वालिफिकेशन का झगड़ा हुआ तो वो क्वालिफिकेशन उनके फार्मों में अलग अलग भरी गई है। तो एक लास्ट में ये है कि आपको जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसका रिकॉर्ड भी उसके अंदर देना पड़ता है। आपने कब कहाँ से मैट्रिक, बीए, एमए जो भी कर रखा है वो कब कहाँ से की, वो उसके अंदर जानकारी देनी पड़ती है। तो ये मोटी मोटी जानकारियां, फिर उसको एफिडेविट को नोटरी से अटेस्ट करवाएंगे। फीस कितनी? नोटरी से एफिडेविट को अटेस्ट करवाएंगे और बाकायदा नोटरी जो है ना सिग्नेचर करेगा और उसमें लिखेगा कि मेरे सामने इसने ओथ ली है, तो वो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फीस जो है वो 10,000 रुपये नॉन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5,000 रुपये है। बाकी सब के लिए, महिलाओं के लिए कोई, महिलाओं के लिए अलग से कोई छूट नहीं। महिलाएं चाहे वो जनरल कास्ट की है, जनरल कास्ट की महिलाएं हैं तो 10,000 रुपये, और अगर शेड्यूल्ड कास्ट की हैं तो 5,000 रुपये। हाँ, और बाकी कोई विशेष छूट, बाकी औरों के लिए कोई छूट नहीं है। तो ये नॉमिनेशन को लेके कुछ चीजें हैं और मोटी मोटी चीजें हमने बता दी हैं। और डरने की, घबराने की नॉमिनेशन के बारे में कोई जरूरत नहीं है। कोई भी थोड़ा सा समझदार व्यक्ति और वो फार्म भर सकता है। मैं तो जब वकील नहीं था तब भी मैंने फार्म भरे थे और टचवुड की आज तक कोई फार्म, जो वकील ना होते हुए भी, वकील के होते हुए भी कोई फार्म कैंसिल नहीं। विक्रम, मेरी एक सवाल है कि जैसे अफवाह उठता बहुत बार कि राजस्थान का फलाना उम्मीदवार हरियाणा से चुनाव लड़ेगा आपकी बार, ये क्या लड़ सकता है इलेक्शन में? बाहर का उम्मीदवार, बाहर स्टेट का? बाहर स्टेट का देखो, बाहर स्टेट का जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसने ऑलरेडी एक चालाकी कर चुका होता है, वो कि वो हरियाणा में अपना वोट बनवा लेता है। अगर किसी भी व्यक्ति का रेजिडेंस अगर केरल का भी है, अगर उसका हरियाणा में वोट है, किसी भी कारण से कैसे बना, अगर हरियाणा में वोट है तो वो चुनाव लड़ सकता है। और वोट नहीं है तो वो नहीं लड़, वोट नहीं है तो नहीं लड़ सकता, चाहे वो हरियाणा का रेजिडेंट भी क्यों ना हो। क्योंकि अफवाहें बहुत बार उठती, जैसे अभी चल रही थी कि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल या सुनीता केजरीवाल हिसार से चुनाव लड़ सकते हैं, अगर या बलवान पुनिया, कामड़ बलवान पुनिया हरियाणा में आदमपुर से इलेक्शन लड़ सकते हैं। ऐसी बातें चली हुई थी इलाके में। वो चुनाव बलवान पुनिया हो या अरविंद केजरीवाल जी हो, सुनीता जी हो, वो चुनाव तभी लड़ सकते हैं उनका अगर हरियाणा में वोट होगा तो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उनका ऐसा कोई माइंडसेट है तो वो वोट बनवा लेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने अभी भी वोट बनवाने के लिए एक टाइम दिया हुआ है कि अभी भी वोट बनवा सकते हैं। इसलिए वो अगर उनको चुनाव लड़ने का मूड होगा तो वो यहाँ से वोट बनवाएंगे। और फिर आखिरी है कि आखिरी सवाल है कि जो चुनाव के लिए नॉमिनेशन करेगा 10,000 रुपये वो जमा करवाएगा फीस के तौर पे, शेड्यूल कास्ट है तो 5,000 रुपये जमा करवाएगा, उसको चुनाव आयोग की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? चुनाव आयोग की तरफ से सुविधाएं, क्या अधिकार है उसके चुनाव लड़ते हुए कि उसको सिक्योरिटी
मिलेगी नहीं वो मिलेगी? एक तो कैंडिडेट है, एक उसको एक सिक्योरिटी मिलती है, ओवरऑल सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन की होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, सरकार की, इलेक्शन कमीशन की, कि वो कैंडिडेट के साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो, ये उनकी जिम्मेवारी होती है। उसके लिए कुछ सिक्योरिटी भी जो एज पर कैंडिडेट उसको दी जाती है। और आप जो है ना, उसके अलावा ये है कि कोई भी कैंडिडेट रेस्ट हाउस का यूज कर सकता है, और बाकी जो गवर्नमेंट के अकोमोडेशन है, जैसे गवर्नमेंट के लोग यूज करेंगे वैसे ही वो बाकी कैंडिडेट भी उसको यूज कर सकते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से सारी चीजें बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने मेंशन की हुई है। और क्या है कि कुछ गाइडलाइन आई होगी चुनाव आयोग की अभी कि एक कैंडिडेट उसको क्या कितनी गाड़ियां चला सकता है, या फील्ड में कहाँ रैली कर सकता है, कहाँ झंडे लगा सकता है, या इस पे क्या कोई थोड़ा सा मेरे को देखो, कैंडिडेट के लिए गाड़ियां चलाने के लिए ऐसी कोई फिक्स्ड नहीं है कि कितनी गाड़ियां चला सकता है। कितने भी कोई कैंडिडेट कोई गाड़ियां चला सकता है, कितनी भी रैली जुलूस कर सकता है। हाँ, चुनाव का खर्च 40 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। 40 लाख से ऊपर खर्च जाएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई वो कर सकते हैं। 40 लाख तक खर्च कर सकते 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट ये सोचते हैं कि मैंने 5 गाड़ियों की परमिशन ले ली, बाकी मैं वैसे ही चला लूंगा। तो वो आजकल चलता नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा वीडियोग्राफी करवाता है। और जैसे ही और ये भी होता है कि आप हर 3 दिन के बाद आपको खर्चा जमा कराना होता है। जब आप खर्चा जमा कराने जाओगे, आप ये कहोगे मैंने 5 गाड़ियां ये परमिशन ले रखी हैं, वो उसका लगाएगा, परंतु इलेक्शन कमीशन ये कहेगा नहीं, देखो आपके जुलूस में ये 15 गाड़ियां और थी, उनका खर्चा भी आपको। मान लो कोई यार दोस्त गाड़ियां लेके आया हुआ है, वो भी जोड़ देते हैं। वो भी जोड़ेंगे। वो मतलब कि क्या होता है कि, और ये भी है जैसे कई बार किसी ने आपको ऑफिस दे दिया, फ्री में दे दिया, आपको फ्री में मिला है, परंतु इलेक्शन कमीशन उसका खर्चा काउंट करेगा। और वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने रेट भी निर्धारित किए हैं कि इतने बाई इतने का ऑफिस है तो इसका इतना रेट होगा, फला गाड़ी है तो इतना रेट होगा, फला गाड़ी है तो इतना रेट होगा। वो सारी चीज उन्होंने निर्धारित की हुई है, उसके हिसाब से इलेक्शन। ये एक नया मसला आया हुआ है। जैसे मान लो किसी कैंडिडेट ने एक इंटरव्यू दिया और वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, अलग अलग सोशल मीडिया के न्यूज पोर्टल जो उस पे चल रहा है, तो उसको कैसे काउंट करते हैं? वो एड लगा देते हैं, क्या वो उसके जुड़ेगा? अगर एडवर्टाइजमेंट है कोई, अगर एडवर्टाइजमेंट किसी कैंडिडेट ने कर रखी है किसी टीवी पे, किसी अखबार में, किसी सोशल मीडिया में, तो वो उस खर्चे में काउंट होगा। अगर इंटरव्यू है, ठीक है, तो वो काउंट नहीं होता। हालांकि इंटरव्यू को भी तो एड के तौर पे फेसबुक पे, उन पे, यूट्यूब और एड के तौर पे है तो वो बिल्कुल काउंट होगा। बिल्कुल ये एक लूप होल है जो पेड न्यूज, अभी पिछले दिनों पेड न्यूज का आया, पेड न्यूज का बाकायदा संज्ञान लिया इलेक्शन कमीशन ने। तो पेड न्यूज को, जो पेड न्यूज है जिसकी सेंस बिल्कुल पेड न्यूज जैसी है, उसको वो एडवर्टाइजमेंट में काउंट कर रहे हैं। और अखबारों के लिए भी बाकायदा गाइडलाइन है कि जो पेड न्यूज है या फिर जो इस तरीके की है उसके ऊपर लिखना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट। परंतु सोशल मीडिया के लिए अभी तक भी ऐसी गाइडलाइन एज सच नहीं है कि भी उसको किस इंटरव्यू को, किस खबर को पेड माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, ऐसी कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है। परंतु भविष्य में रिक्वायरमेंट है कि इसके ऊपर भी कुछ करना चाहिए। एडवोकेट विक्रम मित्तल हमारे साथ थे और इससे पहले भी अलग अलग विषय पे बात करते रहे हैं, और हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जानकारियों से भरा हो। और आपको जिसको भी कोई जानकारी चाहिए है, हम स्क्रीन पे एडवोकेट विक्रम मित्तल का फोन नंबर देंगे, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। चुनाव से संबंधित कोई भी फार्म भरने से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि एक आपकी छोटी सी गलती फार्म भरते हुए आपका नॉमिनेशन खारिज कर देती है। और जो आप 5 साल तैयारी करते हो चुनाव लड़ने की, तो वो पानी फिर जाता है आपकी योजनाओं पे। तो जब भी आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हो तो उससे पहले जरूर किसी जानकार से उसको चेक करवा लेना चाहिए, ताकि कोई गलती न हो और आपका फार्म कैंसिल न हो। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, और विक्रम मित्तल का भी सर आपका धन्यवाद। और नए किसी शख्स के साथ, नई किसी स्टोरी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।